हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। सईद नकवी साहब से बात करके बहुत नई चीजें हमें मालूम होती हैं और जो उनका तजुर्बा है, तकरीबन 60 साल से पत्रकारिता में है और वो पत्रकारिता भी ऐसी कि सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। दुनिया भर में 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग की है और जब भारत के अंदर भी कोई वाकया होता है तो वहां भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नेशनल मीडिया उसे बताने की कोशिश करता है कोई छोटा वाकया है, लेकिन उसे भी वो जाती तौर पर जाकर के देखने समझने की कोशिश करते हैं। उन तजर्बात को हम हमारे इस प्रोग्राम में वो शेयर करते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो एक तो G20 जो हमारे यहाँ भारत में ये हुआ है, यानी आज संडे है और सैटरडे संडे ये 2 दिन की मीटिंग बहुत ही अहम ओकेजन है। लेकिन उससे पहले कुछ जो इशारे मिले थे वो ऐसा लग रहा था कि कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं आएगा। अभी क्या कुछ होगा कल के अखबारात से आपको मालूम होगा। इसके सिलसिले में हम बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया का मीडिया G20 को किस तरह से देख रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, ये मिलकर के एक ट्रेन और शिपिंग रूट बनाने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन टैक्टिकल उसे कहा गया है, उसको भी लॉन्च किया है और ये बिल्कुल पहला है जो हमेशा वो अमेरिका के खिलाफ अपनी बात कहते हैं और वो उनका इशारा हमेशा ये रहता है कि हम अमेरिका में किसी भी जगह अपने इन हथियारों के जरिए पहुंच सकते हैं। क्या कुछ है, क्या ये तब्दीलियां क्या कुछ बता रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि G20 की तैयारियां जिस तरह से शुरू हुई, जिस तरह से दिल्ली को सजाया गया, जिस तरह से अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू जैसी हालत में दिल्ली के लोग रहे और नतीजा क्या कुछ सामने आ रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नतीजा सामने ये आ रहा है। आपने बहुत सी चीजें लिस्ट की कि दुनिया में एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया ये कर रहा है, उन्होंने एक न्यूक्लियर सबमरीन की बात की है। दूसरी तरफ अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है। और और तीसरा ये कि यूक्रेन की जंग जो है वो किसी समाधान किसी तरफ, ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा नहीं है। ये सब चीजें हैं। देखिए, ब्रिक्स में एक किस्म के ख्यालात के लोग आते हैं, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में एक किस्म का ख्याल है, G7 में भी एक किस्म के ख्यालात के लोग हैं। अब G20 इन मुख्तलिफ टेंडेंसीज को एक खींच के एक जगह लाने की कोशिश उस वक्त कर रहा है जबकि दुनिया तकरीबन डिवाइडेड है। यानी हम ये कह रहे हैं कि G20 में हम दाहिना हाथ हमारा अमेरिका की तरफ है, आओ तुम जरूर आओ, बायां हाथ हमारा रूस चीन इनकी तरफ है, ईरान की तरफ है, आओ तुम भी यहां आओ। और हम जो है अगुवाई सबकी करके हम इनमें एक हारमोनी पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो आप, जब हम ये सोच रहे थे तो उनमें से दो दो दूल्हा तो गायब हो गए। पुतिन अपनी वजह से नहीं आ रहे हैं, सी जिनपिंग अपनी और वजूहात हैं जो कि ज्यादा पेचीदा हैं जिनकी वजह से नहीं आ रहे हैं। अब बाकी और लोग आ रहे हैं, यानी मैक्रोन आएंगे। और तो ये तो गोया एक वेस्टर्न कैंप जो है वो ज्यादा बरसरे। अरे, अब देखिए, मेक्सिको के प्रेसिडेंट सबसे पहले मना कर दिया कि वो नहीं आएगा। वो कह रहा है कि ये बात यहाँ ये लोग कर रहे हैं उसकी, यूक्रेन की बात हो ही नहीं सकती जब तक कि पुतिन ना हो, लिहाजा मेरा आना ही बेकार है, वो नहीं आ रहा है। तो ओके, जानता है वो कि भाई ये इक्तिसादी
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए G20 बनी थी। और 1999 की चीज है ये, लेकिन 2008 में अगर आप सबको याद हो कि जब दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी आई थी जिसके बाद ये पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की कैपिटलिज्म एक प्लमेट करके अब नीचे गिर रही है। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है कि 2008 से पहले एक सोल सुपर पावर मोमेंट था। जो चीजें तब हुई थी और उनको आप समझ लीजिए कि ये उस जमाने में जॉर्ज बुश जैसे जब प्रेसिडेंट थे, वो अगर इशारा करते तो किसी की मजाल नहीं थी कि वो उसके खिलाफ चला जाए, खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बुश साहब को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एड्रेस करने की बात हो रही थी, और ये कि वो उसमें अगर आपको याद हो तो ये मदनी साहब वगैरह जितनी भी यहाँ के इस्लामिक तंजीमें हैं उन्होंने बाकायदा जाके घेरा डाल दिया, और ये रामलीला मैदान जो दिल्ली का सबसे बड़ा मैदान है वहां पे जाकर उन्होंने जमघट कर दिया कि साहब ये हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि इन दिनों में इस्लामिक टेररिज्म को लेके बुश साहब बहुत आगे चले गए थे, और लोगों को शिकायत ये थी कि ये सरकार कितनी इंसेंसिटिव हो सकती है कि इस बात को नजरअंदाज करके वो बुश को ये इस तरह से। तो आखिर में वो स्टेशन नहीं हुआ, यानी फिर वो एक यहाँ पुराने किले पे एक गोया पिकनिक सी उनको दिला दी गई यहाँ पे बुश साहब को। लेकिन फिर भी कहने का मतलब यह है कि बुश के जमाने में एक दबदबा जो था सोल सुपर पावर का, उससे सब के सब दबकते थे। और अगर वो कह दे कि भाई यूक्रेन का मामला यूं है तो सब के सब उसको मना करने में दिक्कत होती। इस वक्त बाकायदा अब बुश का जमाना गया तो सुपर पावर मूवमेंट का, जिस दिन G20 बना समिट लेवल पे, यानी पहले तो और तमाम मिनिस्टर्स मिलते थे, लेकिन 2008 के बाद ये समिट में डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? कि वो अब सुपर पावर मूवमेंट नहीं, देखिए अब ये कंसेंसस पे आ गए। अब हम लोग सब यहाँ मिलेंगे, जितने हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो मिलेंगे। तो गोया वहां से ये जो एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वहीं से इंडिकेशन आपको मिल जाता है, जो कि अब जाके जो बात बिल्कुल वाजे हो गई है यूक्रेन जंग के बाद कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सोल सुपर पावर खत्म, हेजीमनी खत्म हो गई है। खुद वेस्टर्न लीडर्स ने ये बात कही है। मैक्रोन ने तो बाकायदा अपने डिप्लोमेट्स को बुला के डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो 400 साल की हमारी जो हेजीमनी थी, अब ये मान के चलो कि ये खत्म हो रही। ये है हाल। उसमें अब दो लोग, पुतिन और सी जिनपिंग नहीं आ रहे, और जनाब अली आ रहे हैं हमारे जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनका की 73% डेमोक्रेटिक पार्टी वाले लोग, अभी उनको शुभा है कि ये अगला इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक टिकट पे लड़ेंगे कि नहीं। एक ये इनके ऊपर सवाल उठ गया है। उसमें उसमें हम ना जाएंगे, लेकिन दो यहाँ पे फिगर्स थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे जो बाइडेन, जिनकी नजर G20 पे भी है, आसियान पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी नजर है, जो कि अर्जुन की जो की नजर में सिर्फ वो मछली की आंख थी, तो वो मछली की आंख हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे बाइडेन साहब के लिए वो दो इलेक्शंस हैं जो कि 2024 में होंगे, यहाँ और वहां। वहां की डेट अभी तय हो चुकी है। वो डेट ये है कि वो नवंबर में होता है इलेक्शन, और नवंबर ही में उसका नतीजा आ जाता है। यहाँ सवाल ये है कि भाई हम
ये इतनी बड़ी बारात जो हम कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान का बड़ा अहम रोल है इसमें कि इसका, लेकिन ठीक है वो अहम रोल हम प्ले करते हुए, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस सब का वातावरण में असर क्या पड़ेगा हमारे, जो कि इलेक्शन होने वाला है उसमें हम इसको कैसे डेकोरेट करके ले जाएंगे। हमारे नेता जो हैं मोदी साहब, वो इस पूरी समिट के लीडर कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे कि वो उनके काम आ सके इलेक्शन में 2000। याद रखिए अब क्या हुआ है, उससे पहले आपने पार्लियामेंट का एक सेशन बुला लिया। अब यहां लोग घूमते फिर रहे हैं कि भाई ये सेशन किस लिए बुला लिया, तो कहीं इसलिए तो नहीं है कि उन इलेक्शनों से पहले 2024 का, इनका बाइडेन का तो डेट फिक्स है, नवंबर में होगा, वो होता है उनके। हमारे यहाँ ये डेट जो है, अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये चाहे सरकार तो वो डेट एडवांस कर सकती है, जो वो पहले कर सकती है इलेक्शन। पहले क्यों कर सकती है और क्यों करने की संभावना पैदा हो सकती है, वो ये कि अभी 4 और इलेक्शन है स्टेट्स के, मसलन राजस्थान का है, मसलन मध्य प्रदेश का है, मसलन छत्तीसगढ़ का है। इन इलेक्शनों में अगर कहीं नुकसान हो गया बीजेपी को, तो उसका एक क्यूमुलेटिव असर 2024 में पड़ेगा। जितना भी बड़ा शो हो जाए G20 में दिल्ली के अंदर, जितना भी अहम और इम्प्रेसिव शो हो जाए, क्योंकि हमारे मोदी जी को कोरियोग्राफी के उसमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, इसमें वो मास्टर हैं। आपने 15 अगस्त का शो देखा कि सब चारों तरफ लाल, रेड ब्लेजिंग लाल कार्पेट्स उसमें से दौड़ते हुए आए, और बाकायदा फ्रेम कलर जो था, कलर स्कीम बिल्कुल मिली जुली, यानी ऐसी मामूली स्कीम नहीं थी, वो टेक्निकलर का कोई एक्सपर्ट कर सकता है। वो जस्टपोज किए गए, वो लड़के खड़े हुए तमाम सफेद कपड़े पहने हुए, इधर लाल, इत्तेफाक से गलती से आ गया एक सिक्योरिटी वाला, उसको अलग किया गया कि फ्रेम को बर्बाद करो। तो वो फ्रेम्स यहाँ बनेंगे और उसका किस हद तक असर होगा ये तो हमने माना, क्योंकि बहुत अहम बात है, बहुत ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं इस वक्त मोदी जी। लेकिन तो ये सेशन क्यों बुलाया गया, कहीं अच्छा ऐसा अच्छा, तो नकवी साहब इस पे थोड़ा सा बाद में जाएंगे। मैं एक चीज मुझे याद आ रही है कि आपने पिछले इंटरव्यू में एक इशारा दिया था कि पुतिन शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ वेस्टर्न मीडिया यूक्रेन यूक्रेन चिल्लाएगा और ये बारात जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन अब कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, नंबर एक, वो अब कोई वीडियो मैसेज भी नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। दूसरे, मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्टें भी आ रही हैं कि रूस और भारत दूरी के बीच में दूरी आ रही है और वेस्ट जो है वो भारत और वेस्टर्न कंट्रीज नजदीक आ रहे हैं। उस वाली बात से आपको की बात को अगर समझा जाए तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी और पुतिन के बीच में ऐसी केमिस्ट्री है कि शायद उन्होंने आपस में तय कर लिया है कि अगर आप नहीं आना चाहते इस वजह से तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो दूरी की बात कहीं नजर आ रही मेरे ख्याल में इतनी दूर की बात और इतनी सरलता से हम लोगों को न कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है वो ये कि पुतिन की और मोदी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग काफी गहरी है, ये लोगों का कहना है, जो कि दोनों इन मीटिंग्स को देख चुके हैं। उनमें अक्सर लोगों का यह कहना है कि दोनों के बीच में एक तालमेल है, और इनको ये मालूम है कि वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि इन्हीं की बारात, जो जिस शादी को इन्होंने यहाँ रचा है, वो खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर वो बुचर और वो तमाम दुनिया भर की बातें, गाली गलौज मीडिया करने लगेगा पुतिन के बारे में, और सारा फोकस यहाँ से हट जाएगा। तो ये इस बात का इन्हें एहसास है कि वो इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी ही पार्टी में एक शीशा लेदर हो जाएगी,
लिहाजा मेरा ना आना बेहतर है। उसके बाद एक एक जरा सा सिग्नल ये मिला, जबकि सर्जी लावरोव ने, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और बहुत ही करीब उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने एक बात कही, वो ये कि देखो, अगर कोई एक भी इशू मसलन यूक्रेन किस्म का अगर ऐसा बगैर कंसेंसस के घसीट के पेच में ले जाने की कोशिश की गई तो हम हमेशा मना कर देंगे, क्योंकि कंसेंसस पर नहीं होगा। तो ये वार्निंग की उनको क्या क्या बू मिल गई कि हाँ। भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। होने वाला क्या है? देखिए, अमेरिकन पॉलिसी कुछ हो, अमेरिकन पॉलिसी का प्रोजेक्शन इन सिचुएशंस में जिसमें कि बाइडेन यहाँ आ रहे हैं, वो वहां का मीडिया करता, वो ढिंढोरा वो पीटते हैं। एक बाकायदा बारात की तरह वो आएंगे, और मीडिया अगर उनको कुछ न मिला, फर्ज करिए वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जी, भाई ये बाकी लोगों का कहना ये है कि G20 इक्तिसादी, ग्लोबल वार्मिंग, इस किस्म के इश्यूज को अगर आप लेके चले, उसके लिए बनी थी ये, इसीलिए बनी थी। अब उसमें आप एक स्ट्रेटेजिक इश्यूज डाल दें तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये वो नींबू है कि इसको निचोड़ के आप फेंक दो, अब इसको जिस तरह से चाहो प्ले करो। तो बाकी हमारा जो हमारा क्लब है G7, तुम्हारा क्लब है ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, कि अगर ये इनका रवैया हो गया तो यहाँ ये चाहे डॉक्यूमेंट, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट, फर्ज करिए कि कोई डॉक्यूमेंट ना आए, कंसेंसस ना बन पाए, मीडिया क्या करेगा? मीडिया उस तकरीर को प्ले अप करेगा जो कि बाइडेन साहब बहरहाल देंगे, जो कि डॉक्यूमेंट नहीं होगी, उनकी तकरीर होगी, और जिसमें कि यूक्रेन यकीनन होगा। तो उसको प्ले अप करके उसकी कुव्वत उस मीडिया की इतनी है कि ऐसा लगेगा जैसे और कुछ हुआ ही नहीं। आप समझे? आप ये देखिएगा कि जब ये मामला या तो कॉम्प्रोमाइज होगा, अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो एक फिर रूस और चीन वाले कहेंगे देखिए आपने इसमें डंडी मारी, तब तो ये कह सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और ये कि डॉक्यूमेंट बनाई ही नहीं, लिहाजा मीडिया एक उसको प्ले अप करने के लिए बाइडेन की वो तकरीर और अमेरिकन वो पॉइंट ऑफ व्यू और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी और लीडर्स भी यहाँ होंगे, उन सब के बाइट्स ली जाएंगी, उसको प्ले अप किया जाएगा। यानी मालूम हुआ कि जो ग्लोबल साउथ है वो गायब है उसमें से। तो ये एक खतरा है कि मीडिया चीजों को लेके उड़ जाता है। ये कुव्वत वेस्टर्न और खास करके अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन मीडिया अब रिपोर्टिंग नहीं करता। ये ये भी एक चीज पैदा हुई है सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद। अब वो अमेरिका का फ्लैग बेरर हो गया है, अब वो झंडा लेके आगे चलता है और वो प्रोपेगेंडे का काम करता है, बिल्कुल टोटली, यानी 100%। क्योंकि है क्या, एक कहावत है अंग्रेजी में कि जब वॉर होती है तो उसकी सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होती है, सच। उसका सबसे पहले जिसका देहांत हो जाता है, जिसका इंतकाल हो जाता है, जिसको सुला के बिठा दिया जाता है, वो है सच, जब जंग होती है। अब आप देखिए कि सोवियत यूनियन गिरा 1991 में, दो उसके बाद से जितनी जंगें हुई हैं, खाई की जंग, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, ऑक्यूपेशन, और वो 9/11 हो गया वहां, और उसके बाद जितनी जंगें हुई हैं, तो अमेरिका मुस्तकिल जंगों में रहा है। और मीडिया का काम, मैंने क्या कहा था कि when wars break out, the first casualty is the truth। तो अगर ट्रूथ नहीं है तो मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा का काम मुस्तकिल कर रहा है, चाहे वो
इराक हो, उसके बाद चाहे ये अपना लिबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे और अब ये यूक्रेन हो, अगर तो लोगों की का यकीन उन पर से उड़ जाता है, सिवाय लेकिन उनका एटमॉस्फेयर को खराब करने में उनका रोल अभी तक कायम है। यानी अब हम मीडिया, हम वेस्टर्न मीडिया के उसी में हमारी परवरिश हुई, हमारी ट्रेनिंग हुई, लेकिन अब हम पढ़ते हैं तो हम उसको अलग कर देते, नजरअंदाज करते हैं कि ये जो है अब ये अपने तरफ की प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो गए, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो गया। मैं साफ कहता हूँ ये बात, इसमें कोई मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग मेरे कॉलीग्स हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उनकी भी क्या मजबूरी है, उनकी भी वही मजबूरी है जो कि यहाँ के जर्नलिस्टों की मजबूरी हो गई है। ये तो मैं उसी पर आना चाह रहा था कि आपने मीडिया को, हाँ जी जी, मैं उसी बात ये कहूँ, हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जब सोवियत यूनियन गिरा और एक यूनिफॉर्मिटी दुनिया में लाई गई, ग्लोबलाइजेशन, और हमारे थॉमस फ्रीडमैन ने किताब लिख दी द अर्थ इज फ्लैट, यानी बस अब कुछ नहीं यहाँ से लेके वहां तक, जैसे उन्होंने लिख दी फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा ने, एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी एक सिस्टम हार गया, दूसरी चीज क्या, अब यही है, हिस्ट्री खत्म हो गई। उसके बाद वो जो मेंटालिटी है वो अभी है, अभी किसी हद तक है, लेकिन क्या हुआ, एक साहब पैदा हुए जिनका कि नाम भूलना न चाहिए, उनका नाम है रूपर्ट मर्डॉक। तो एक तरफ तो आपने दुनिया को सजाने की कोशिश की, मीडिया का काम रूपर्ट मर्डॉक ने ले लिया, फिर मीडिया के अंदर ग्लोबली एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, क्योंकि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है, अब कोई झगड़े और ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत ही नहीं है। अब तो हम सब एक लिबरल ऑर्डर के का हिस्सा हैं, जो एडिटोरियल लमॉन में छपता है वही टाइम्स ऑफ लंदन में छपता है, वही सब लोग पढ़ें। बिल्कुल एक अजीब और गरीब भयानक यूनिफॉर्मिटी लाने में सबसे बड़ा रोल है रूपर्ट मर्डॉक का। और ये मीडिया, वेस्टर्न मीडिया खास करके, और हमारा उससे अलग नहीं है, क्योंकि हम तो कॉपी कैट मीडिया हम लोग बने हैं ना, हम उन्हीं की नकल करते हैं हमारे, लिहाजा ये एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज पैदा हुई है, जो कि आप देखेंगे कि G20 के बाद जो धमाचौकड़ी होगी वो ये होगी, अगर कुछ उन्हें मिल गया तो दुनिया डिवाइड हो जाएगी, पुतिन वगैरह से। फिर ये अभी इनमें बूता नहीं है कि उनको उनसे बैर ले ले, लिहाजा ये है कि शायद डॉक्यूमेंट ना है। और अच्छा, एक चीज जो मेरे जहन में अभी आई बात करते करते, वो ये कि क्या G20 मीटिंग का इस्तेमाल अमेरिकन या जिन्हें वेस्टर्न पावर्स कहा जाता है, वो रूस और चीन के खिलाफ दुनिया में माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और किस हद तक? देखिए, जो बात आपने कही है, यही बात आपके एक सवाल में है, इससे पहले आपने एक सवाल किया था कि अभी अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और ये तमाम ममालिक मिलके एक रोड और लिंक सी के जरिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मुझे मेरा दिमाग एकदम से, मेरा माथा ठनका। मैंने कहा आप तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब ये है कि देखा उन्होंने कि भाई चीन ये बेल्ट वगैरह लेके, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को लेके इतने आगे दौड़ गया है, और हम महज असलहे और कारतूस और तोपें और हवाई जहाज और छावनियां और बेसेस इन्हीं में लगे हुए हैं। तो दुनिया ये सब देख रही है कि एक तरफ लेकिन नकवी साहब, मुझे एक चीज और याद आ गई इसमें। एक तो ये कि इस किस्म के जो ये फॉर्मूले सामने पेश किए जाते हैं, उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। हमें, आपको याद है जब ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, और उसमें अमेरिका ने दबाव डाल करके इंडिया को पहले विड्रॉ कराया, अब रिसेंटली बाद में पाकिस्तान को भी विड्रॉ कराया, और उस वक्त तापी नाम की एक
गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रखा गया था। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यानी पहली वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को बहुत खतरनाक जगह बताया गया था और इस ऑल्टरनेट गैस पाइपलाइन में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया था, जो उनकी नजर में शायद खतरनाक नहीं है। तो और आज तक उस पर कोई अमल भी नहीं हो सका। तो क्या आपको लगता है ये सिर्फ मीडिया के जरिए वक्ती तौर पर कुछ चीजें उछाल दी जाती हैं, उस पर काम नहीं हो पाता? नहीं, अब ये जो एक विशुअल थिंकिंग है कि हम जो चीन कर रहा है कि ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने बनाया है, जो सब जगह वो पीस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो वो लोगों से जो रेल रोड्स ले कर रहे हैं, जो वो ब्रिजेस बना रहे हैं, तो हम कुछ इस किस्म का काम भी करें। तो लिहाजा एक चीज छोड़ दी गई है शगुफा कि देखिए हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ वही नहीं है, हम भी हैं। और हमको ये ना समझो कि हम सिर्फ छावनी, बेसेस, असलहे, हवाई जहाज और हम सिर्फ रैथियन और मार्टिन लॉकहीड और बोइंग ही का काम नहीं करते, हम कुछ शांति का काम भी सोच रहे हैं। अच्छा नकवी साहब, आज एक डोमेस्टिक एक इशू पर भी थोड़ा सा बात कर ली जाए। वो ये कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और उसमें मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी, खासतौर पर यूक्रेन से मुतालिक एक एप्रिसिएशन उनकी तरफ से आया है। टाइमिंग और बात जो कुछ कही गई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है ऐसे वक्त में, जबकि कांग्रेस ने कह दिया है कि जो मनमोहन सिंह की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं किसी हद तक जानता भी हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझसे एक दो छोटे मोटे काम भी लेने की कोशिश की थी मीडिया के सिलसिले में, और बहुत नेक आदमी है। लेकिन ये याद रखिए कि जब सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, भाई तब तक हमारी पॉलिसी क्या थी? हमारी पॉलिसी वही थी जो हमें जवाहरलाल नेहरू दे गए थे, यानी इक्वी डिस्टेंस बिटवीन टू कैंप्स। हम इधर और उधर दोनों के बीच में एक नॉन अलाइंड मूवमेंट के हम हेड थे। ये हुआ। लेकिन जब एक स्तंभ ही गिर गया तो हम कहा जाए? उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इन्वेंट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो लेके आए इनको एज फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इन्होंने वो पॉलिसीज, ऑस्टेरिटी वाली पॉलिसी जो कहलाती है आजकल, वो जो न्यो लिबरल पॉलिसी जो हिंदुस्तान के अंदर, जिससे बहुत हिंदुस्तान की इक्तिसादी हालत इंप्रूव की, ये मानना पड़ेगा। लेकिन आई जो जो एक इनइक्वालिटी है, इक्तिसादी हालत बढ़ी, बेहतर हुई, लेकिन एक जो डिवीजन था गरीब और अमीर में, वो भी बढ़ता चला गया। वो इस वक्त की हालत है कि देन तब की, उस वक्त भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये वही मनमोहन सिंह है कि 2005 में वो ये था कि जब अमेरिका के साथ समझौता बहुत जरूरी है, उस 70 लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, वो उनकी सरकार में थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं होने देंगे। तो ये बाकायदा मनूवर किया गया कि इनको इजेक्ट करो, और ये बेवकूफ लोग मान गए, इन्होंने छोड़ दिया सरदार मनमोहन सिंह को, और बाकी और लोगों ने मिलके उसकी सरकार को चला दिया। और उसके बाद जनाब अली ये मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ही डार्लिंग ऑफ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट रहे उस वक्त तक, जबकि 2008 में ये पता नहीं चल गया कि भाई ये इकोनॉमिक पॉलिसीज अब डूब रही है। अब उनको रिजरेक्ट करने का मतलब ये, आज उनकी सेहत अच्छी नहीं है, मुझे नहीं यकीन कि ये उन्होंने कोई अगर इंटरव्यू किया है तो वो उसकी साउंड कहीं होगी, वो हमें मेरे ख्याल में मिलेगी, या तो ये रिटन इंटरव्यू है, सवाल किया गया उन्होंने जवाब दिए हैं रिटन में। ये हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही समझदार इंसान है, दुनिया पे बड़ी सूझबूझ के आदमी है, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन ये कि उन्होंने इंटरव्यू दिया
और ये क्यों दिया और इसकी जरूरत इस्टेब्लिशमेंट को क्यों पड़ी कि भाई वो जो परला इनका जो रुख था प्रो अमेरिकन तबका, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उसको थोप के किसी हद तक उसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि उससे जरा सा इशारा मिल रहा है कि ये G20 को किस तरह नज्द किया जाएगा, किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसमें 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 जनाब नकवी साहब, आप मीडिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुल्क के मीडिया को भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी। इंडियन एक्सप्रेस की क्रेडिबिलिटी जो हमारे आपके सामने है, वो आमतौर पर बहुत ही बेहतर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्रेडिबिलिटी के साथ उसका आज भी नाम लिया जाता है। लेकिन क्या ऐसे मौकों पर कुछ एडिटोरियल टीम को मैनेज कर लिया जाता है सरकार की तरफ से कि ऐसे वक्त पे ये किया जाए? बिल्कुल, अगर इनके ऊपर प्रेशर आएगा पीएमओ का तो ये वो बात करेंगे। इनमें से किसी में ये बूता नहीं है कि उसको मना कर दे। ये अगर प्रेशर आएगा तो ये वो करेंगे। जी जी जी, ये बहुत ही अहम बात है। फिर हम आपसे किसी वक्त मीडिया पे पूरे एक बात करेंगे, क्योंकि आप अक्सर ये बात कहते रहे हैं कि भारत को एक इंटरनेशनल मीडिया बनाना चाहिए और इंटरनेशनल अफेयर्स को अपनी आंखों से देखना चाहिए, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अपने फैसले ले सकें। हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो साउथ ब्लॉक के नाम से जो मशहूर है, हालांकि अब तो फॉरेन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग अलग बन गई है, वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर फैसले ना करें, जो हमने अब तक देखा है। फिर कभी आपसे इस पर बात करेंगे और वेस्टर्न मीडिया किस तरह से प्ले अप करता। मुझे एक चीज याद आ गई, यूके में मैं गया 2-4 बार, तो वहां एक बार फुटबॉल का कोई मैच था और उसमें टीम हारी, लेकिन एक खिलाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो लीड स्टोरी वही बनाई गई ताकि लोग उसमें थोड़ा सा बिजी रहें। अब ये G20 को असल बात को भुला करके और जो बाइडेन की तकरीर की तरफ ले जाए मीडिया, तो इस पे हमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए। और आपने बहुत ही सही वक्त पर ये बातें कही हैं। मैं अपने देखने वालों को कहूंगा कि नकवी साहब के जो तजर्बे हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारे बहुत से जो देखने वाले हैं वो कमेंट्स में भी लिखते हैं, कभी कभी ये भी मशवरा देते हैं कि आधा घंटा नहीं 1 घंटा या हफ्ते में 1 नहीं 2 बार प्रोग्राम करें। ये बहरहाल नकवी साहब हमें वक्त दे देते हैं हर हफ्ते, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।